मानव ने बहुत शतक वर्ष पहले से समय का गणन करने की सोच रखी होगी। ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कई प्राचीन वस्तुएं हमें दिखाई देती है जो इस बात को साबित करती है। मध्य एशियाई प्राचीन शहरों में सूरज की रोशनी के कारण प्राप्त होने वाली छाया से कालगणन करने वाले कुछ संयंत्र मिले हैं। ये संयंत्र करीब 2300 वर्ष पुराने हैं। इन यंत्रों में सूर्योदय से लेकर वर्तमान क्षण तक दिन का कितना समय बीत चुका है इसका सही गणन प्राप्त होता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह वर्ष का कौन सा समय है इसकी भी सही जानकारी प्राप्त होती थी। ऐसे संयंत्र केवल एक आध जगह पर ही नहीं बल्कि दुनिया के कई जगहों पर पाए गए हैं। इसी के साथ साथ मानव कुछ प्राकृतिक कालानुक्रमबद्ध बातों का अध्ययन भी करता था, जैसे सूरज के हर दिन के उदय तथा अस्त का चक्र, ऋतुओं का एक के बाद एक चक्रीय पद्धति से क्रमशः होना, रातों में चंद्र के उदय और अस्त के समय का एक क्रमबद्ध चक्र। इन सभी बातों का निरीक्षण मानव को समय का गणन करने का साधन दिख रहा था। इन्हीं बातों से मानव को समय के गणन की संकल्पना सूझी होगी। आइए हम इन अनुक्रमबद्ध बातों का एक बार फिर निरीक्षण करते हैं। सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह पृथ्वी ग्रह भी दो तरह से चलता है, स्वभ्रमण और परिक्रमण। क्या आप देख सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है? इस गति को स्वभ्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा के चारों ओर घूमती है जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। यदि आप बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि अक्ष थोड़ा झुका हुआ है, लगभग 23.5 डिग्री। पृथ्वी ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, जो एक दिन के बराबर है। स्वभ्रमण से दिन और रात होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी के उस हिस्से में दिन का समय होता है जो सूर्य की ओर होता है और रात का समय अंधेरे हिस्से में होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पूरा एक वर्ष लगता है। पहले लोग सोचते थे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा चक्रीय है, लेकिन वे सही नहीं थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कक्षा अंडाकार है। क्रांति और पृथ्वी के स्वभ्रमण अक्ष के झुकाव के कारण धरती पर 4 मौसम होते हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और शीत ऋतु। जो एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य का प्रकाश उतना ही अधिक सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। ये गर्म होता है और इसीलिए ये ग्रीष्मकाल है। इसके विपरीत दूसरा गोलार्ध कम झुका हुआ है, इसलिए सूर्य का प्रकाश कम प्रत्यक्ष है, इसीलिए ये ठंडा है और यह सर्दियों का समय है। यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल है। 6 महीने में विपरीत घटित होगा। सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सीधे तरीके से पहुंचेगा और गर्मी होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। इस तथ्य के कारण कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा में ठीक एक वर्ष लगता है। एक वर्ष में 365 दिन नहीं, बल्कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। इसीलिए हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, अर्थात फरवरी में 29वां एक और दिन होता है। आमतौर पर जब हम महीनों यानी कि मास की बात करते हैं तो हम सूर्य मास की बात करते हैं। हम ज़्यादातर इससे परिचित हैं, लेकिन एक अलग तरह का मास भी है जिसे चंद्रमास कहा जाता है। चंद्रमास भारत में आम है। हिंदुओं अपने ज़्यादातर पर्व त्योहार के दिनांक चंद्रमास से ही तय करते हैं। वैसे चंद्रमास कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल साइडेरियल चंद्रमास और साइनोडिक चंद्रमास के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें साइडेरियल चंद्रमास से। कृपया ध्यान दें कि यह एनिमेशन सही नाप और अनुपात के अनुसार नहीं है, लेकिन यह आसान और स्पष्ट व्याख्या प्रदान करने में मददगार है। दोस्तों, सरल शब्दों में साइडेरियल मास बस एक बार पृथ्वी के चारों ओर जाने के लिए चंद्रमा द्वारा लिया गया समय है, यानी 360 डिग्री का सफर तय करने के लिए लगने वाला समय। आइए चंद्रमा की प्रारंभिक स्थिति को इस बिंदु से अंकित करें। अब देखें कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर जाने और उसी स्थान में लौटने में कितने दिन लगते हैं। हमने देखा कि औसत में इसमें लगभग 27.322 दिन लगते हैं, जो कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है।
इस अवधि को साइडेरियल चंद्रमास या नक्षत्र चंद्रमास कहा जाता है। अब देखते हैं कि एक साइनोडिक चंद्रमास क्या है। उसके लिए हमें एक बड़ी तस्वीर देखने की आवश्यकता है और हमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों पर एक साथ नजर रखनी होगी। आइए शुरू करें जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में इस रेखा पर स्थित हो। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का ऐसा संयोग अमावस्या के दिन होता है जहां चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चलिए एक बार फिर इस डॉट से चंद्रमा की वर्तमान स्थिति को अंकित करें और देखें कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर जाने में कितने समय लगते हैं। हम देख सकते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा होता है, पृथ्वी स्थिर नहीं होती और यह भी सूरज के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है। तो हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करने और डॉट पर लौटने के लिए चंद्रमा ने फिर से 27.322 दिनों का समय लिया। लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी अपनी कक्ष में सूरज की परिक्रमा कर रही थी, हम देख सकते हैं कि चंद्रमा अब पृथ्वी और सूरज के ठीक बीच में इस रेखा पर नहीं है। फिर से इस रेखा पर आने के लिए चंद्रमा को थोड़ा और आगे की यात्रा करनी होगी, जिससे एक बार फिर अमावस्या आएगी। ऐसा करने के लिए चंद्रमा को लगभग 2 और दिन लगेंगे। तो हमने देखा कि एक अमावस्या के दिन से अगले अमावस्या के दिन तक का सफर तय करने के लिए चंद्रमा को औसत में लगभग 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। हम चंद्रमा को देखकर उसकी चरणों के अध्ययन करके भी इसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। आइए चंद्रमा को एक अमावस्या के दिन से शुरुआत करके अगले अमावस्या के दिन तक पहुंचने में लगने वाले समय का नाप करें। हमने फिर से देखा कि चक्र को पूरा करने में 29.53 दिन लगते हैं। तो हमने देखा कि साइडेरियल और साइनोडिक मास क्या है और उनकी अवधि कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अभी हमने सौर दिन रात, सौर वर्ष, नक्षत्र मास तथा चंद्र मास का अध्ययन निरीक्षण किया। 365.2425 दिनों का सौर वर्ष, जिसमें नैसर्गिक ऋतु चक्र समाया हुआ है। यहाँ पर अचूक नक्षत्र मास समझने के लिए सामान्य मनुष्य को खगोल निरीक्षण की नितांत आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें चंद्र की 360 अंश की परिक्रमा समझने के लिए हमें आकाश के किसी तारका का संदर्भ निश्चित करना होगा। इससे विपरीत चंद्र मास में अमावस से लेकर पूर्णिमा और फिर अमावस तक चंद्र की अवस्था का निरीक्षण होता है, जो कोई भी सामान्य मनुष्य आसानी से कर सकता है। मतलब ये कि चंद्र मास की तुलना में नक्षत्र मास समझना सामान्य जनों के लिए कठिन है। अगर हमें केवल सुलभ कालगणन करना हो तो नक्षत्र मास के किसी भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रचलित भारतीय हिंदू कालगणन नक्षत्र मास के संदर्भ बिना संभव नहीं होता। असलियत यह है कि राशि, नक्षत्र तथा ग्रहों का कालगणन में अनावश्यक संदर्भ केवल अंधश्रद्धा को बढ़ावा देता है। अगर हम इस संदर्भ को कालगणन से हटा दे तो हम कालगणन सुलभ कर सकते हैं तथा राशि नक्षत्रों की अंधश्रद्धा भी मिटा सकते हैं। बस हमें 365.2425 दिनों का सौर वर्ष और 29.5306 दिनों का चंद्र, इन तथ्यों का आपसी मेल करना होगा। ऐसा एक संशोधन ईसा पूर्व 432 में एथेंस शहर के एक खगोलशास्त्री तथा गणितज्ञ मैटन ने किया। इसके अनुसार 19 सौर वर्ष के कुल दिन और 235 चंद्र मास के कुल दिन लगभग समान होते हैं। इनमें लगभग 2 घंटों के करीब का अंतर होता है। तभी मैटन ने 235 चंद्र मासों को 19 वर्ष में विभाजित करने के लिए 19 वर्षों के 7 वर्षों में 12 के बजाय 13 मासों का संयोजन किया। इन 7 वर्षों में एक अधिक मास के आयोजन से 19 सौर वर्ष और 235 चंद्र मास का एक चक्र बनाया गया। ये चक्र बार बार दोहराने पर चांद्र सौर कालगणन सुलभ हुआ। इस कालचक्र को मेटोनिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। मेटोन की यह कालगणन प्रणाली पूर्णतया वैज्ञानिक और किसी भी अंधश्रद्धा को साथ न देने वाली है। इसीलिए मैंने इसी पर आधारित भारतीय बौद्ध चांद्र सौर कालगणन प्रणाली का निर्माण करने की कल्पना की। मेरे सामने कुछ अहम सवाल भी थे। 1. वैशाख पूर्णिमा, जो विश्व भर में मई महीने में मनाई जाती है, वह उसी समय आती रहे, अधिक माह के कारण इसका समय बदल न जाए। 2. इसका गणन आसान अंकगणित से करना संभव होना चाहिए। इसी आसान गणित से ईसा पूर्व 516 से लेकर अगले 1 या 2 शतक वर्ष तक गणन संभव होना चाहिए। 3. इस प्रणाली में जो विशेष नामों का उपयोग होगा वह विशेष नाम बौद्ध संस्कृति से संबंधित होने चाहिए।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस नई कालगणन प्रणाली का निर्माण किया है। इस प्रणाली में जिन विशेष नामों का प्रयोग किया है वह इस प्रकार है। सिद्धार्थ चक्र 19 सौर वर्ष का काल चक्र, इसमें निःशेष 235 चंद्र मास होते हैं। मैत्रेय मास 19 सौर वर्ष और 235 चंद्र मास के सुलभ आयोजन के लिए अधिक मास। यह बारी बारी से 32 या 33 चंद्र मासों के बाद एक सिद्धार्थ चक्र में 7 बार आता है। तेज पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक के दिनों का अवधि। तम पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक के दिनों का अवधि। जैसे कि हमने देखा है, मेटॉन का 19 सौर वर्ष के चक्र में 235 चंद्र मास होते हैं। मैंने एक तालिका बनाई है जिसमें 7 स्तंभ और 34 पंक्तियां हैं। अब इस तालिका में 7 गुना 34 अर्थात 238 खाने होते हैं। इन स्तंभों से दूसरे, चौथे तथा छठे स्तंभ के अंतिम खाने को खारिज करार दिया। इस तरह हमारे पास 235 खाने रहते हैं। पहले, तीसरे, पांचवें और सातवें स्तंभ में 34 तथा दूसरे, चौथे और छठे स्तंभ में 33 पंक्तियां हैं। पहले 5 स्तंभों में 5वें पंक्ति में तथा छठे और सातवें स्तंभ में 7वें पंक्ति में मैत्रेय लिखना है। मैत्रेय मास का स्थान पहले 5 स्तंभों में तथा अगले 2 स्तंभों में अलग रखा है, क्योंकि हमें वैशाख माह का स्थान सभी 19 वर्षों में अधिक से अधिक स्थिर रखना है। इसके पश्चात हर पहले स्तंभ की पहली पंक्ति से लेकर 7वें स्तंभ की अंतिम पंक्ति तक मैत्रेय लिखा हुआ खाना छोड़कर क्रमशः वैशाख से लेकर चैत्र तक माह के नाम लिखते जाना है। इस तरह हमारी 235 माह की सिद्धार्थ चक्र तालिका संपूर्ण होगी। अभी आप 19 वर्षों में 235 चंद्र मास की 7 स्तंभों वाली सिद्धार्थ चक्र तालिका देख रहे हैं। आइए अब इस सिद्धार्थ चक्र तालिका का अधिक आकलनीय अनुकूलन करते हैं। इसके लिए हम 19 वर्ष के 19 स्तंभ और 12 महीनों की 12 पंक्तियां इस तरह की तालिका बनाते हैं। लेकिन मैत्रेय मास वाले वर्ष में 13 पंक्तियां बनाते हैं। 7 स्तंभों वाली सिद्धार्थ तालिका से क्रमशः 1 से 19 तक के वर्ष का एक एक हिस्से की नकल यहाँ के 19 स्तंभों में उतारते हैं। इससे हमें 19 वर्षों में मैत्रेय मास वाले 7 वर्षों की क्रम संख्या आसानी से प्राप्त होगी। हम इन 19 स्तंभों को 0 से लेकर 18 का क्रम देते हैं। इस तरह के क्रमांक से बोधि तिथि का गणित करना आसान होगा। इसके साथ हमारे बोधि संवत्सर कालगणन प्रणाली के लिए उपयुक्त सारी व्यवस्था पूर्ण होती है। अगर हमें सिद्धार्थ चक्र तालिका सामने न होने पर भी मैत्रेय मास कब और कहाँ होगा इसका गणन करना हो, तो इस तालिका की सहायता से कुछ नियम बनाते हैं। यह नियम इस प्रकार होंगे। बीते हुए संवत्सर संख्या को 19 से भाग करते हैं। अब पूर्णांक अनुपात के पश्चात जो शेष रह जाता है, उससे हमें आने वाले संवत्सर में मैत्रेय मास हो तो उसके स्थान का पता चल जाता है। एक आशेष 0 हो तो आने वाले संवत्सर में 5वां मास मैत्रेय मास होता है। 2 शेष 3 हो तो आने वाले संवत्सर में दूसरा मास मैत्रेय मास होता है। 3 शेष 5 हो तो आने वाले संवत्सर में 10वां मास मैत्रेय मास होता है। 4 शेष 8 हो तो आने वाले संवत्सर में 7वां मास मैत्रेय मास होता है। 5 शेष 11 हो तो आने वाले संवत्सर में 3वां मास मैत्रेय मास होता है। 6 शेष 14 हो तो आने वाले संवत्सर में दूसरा मास मैत्रेय मास होता है। 7 शेष 16 हो तो आने वाले संवत्सर में 10वां मास मैत्रेय मास होता है। 8 इसके अलावा कोई भी शेष हो तो आने वाले संवत्सर में मैत्रेय मास नहीं होता। यह संवत्सर केवल 12 महीने का होता है। यहाँ तक हमने चंद्रमास तथा सौर वर्ष का तालमेल बनाया है। इस तालमेल को दिनों के तालमेल तक संयोजित करना होगा, क्योंकि इस प्रकार से संयोजन के पश्चात भी सौर वर्ष और चांद्र सौर वर्ष के गणन में अल्प फर्क रह जाता है। 19 सौर वर्षों में 365.2425 गुणा 19 से 6939.6075 दिन होते हैं, लेकिन एक सिद्धार्थ चक्र में 354 गुणा 19 से 6726 अधिक 7 मैत्रेय मास से 210 दिन अर्थात कुल 6936 दिन होते हैं। इसमें 3.6075 दिनों का फर्क रह जाता है। इन 3.6075 दिनों का फर्क मिटाने के लिए शतक वर्ष को छोड़कर हर 5 वर्ष में एक बार एक दिन बढ़ाना आवश्यक होता है। मैंने इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद कुछ और नियम बनाए हैं। एक चलने वाले संवत्सर के अंतिम एक अंक 0 या 5 हो तो यह संवत्सर अशोक संवत्सर होगा। 2 चलने वाले संवत्सर के अंतिम केवल 2 अंक 0 हो तो यह संवत्सर अंतिम अंक 0 होते हुए भी अशोक संवत्सर नहीं होगा। 3 चलने वाले संवत्सर के अंतिम 3 अंक 200, 400,
600 या 800 हो तो यह संवत्सर अशोक संवत्सर होगा। 4 चलने वाले संवत्सर के अंतिम 3 अंक 0, 0, 0 होते हैं तो यह संवत्सर अशोक संवत्सर नहीं होगा। 5 अशोक संवत्सर में चैत्र मास में 29 की बजाय 30 दिन होंगे। यह गणन कुछ लीप वर्ष के समान है। अब इसके साथ ही हमारी यह नई कालगणन प्रणाली पूर्ण रूप से संपन्न होती है। क्योंकि यह अंधश्रद्धा विहीन है, मैंने इस कालगणन प्रणाली को बोधि संवत्सर यह नाम दिया है। बोधि संवत्सर का आरंभ रविवार, तेज, प्रथमा, वैशाख, बोधि संवत्सर 0001 से होती है। यह दिन जागतिक सामयिक कालगणन अनुसार 18 अप्रैल 516 ईसा पूर्व है। अमावस्या के अगले दिन चांद्रमास शुरू होगा और अगली अमावस्या को संपूर्ण होगा। यह अमांत चंद्रमास कहलाता है। हर चांद्रमास के 2 भाग होंगे, अमावस्या से पूर्णिमा तक प्रकाशमान पक्ष, तेज पक्ष और पूर्णिमा से अगली अमावस तक अंधेरा पक्ष, तम पक्ष होगा। ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष होगा। वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और मैत्रेय इन महीनों में 30 दिन होंगे। ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन, अग्रहण, मार्गशीर्ष, माघ, चैत्र इन महीनों में 29 दिन होंगे। इन महीनों में तम अष्टमी नहीं होगी। 19 वर्ष के चक्र को सिद्धार्थ चक्र कहेंगे और इसमें 235 चांद्रमास होंगे। सिद्धार्थ चक्र के 7 भाग होंगे और हर एक भाग को मैत्रेय स्तंभ कहेंगे। 1 से 7 मैत्रेय स्तंभ में बारी बारी से 34 और 33 चांद्रमास होंगे तथा हर एक मैत्रेय स्तंभ में एक मैत्रेय मास होगा। किस संवत्सर में किस स्थान पर मैत्रेय मास होगा इसका गणन बीते हुए संवत्सर संख्या से सिद्धार्थ चक्र 19 वर्ष तालिका अनुसार निम्न नियमों से होगा। संवत्सर संख्या से 1 घटाकर उसे 19 से भाग करने पर पूर्णांक अनुपात के पश्चात 1 शेष 0 हो तो 5वां मास मैत्रेय मास होगा। 2 शेष 3 हो तो दूसरा मास मैत्रेय मास होगा। 3 शेष 5 हो तो 10वां मास मैत्रेय मास होगा। 4 शेष 8 हो तो 7वां मास मैत्रेय मास होगा। 5 शेष 11 हो तो तीसरा मास मैत्रेय मास होगा। 6 शेष 14 हो तो दूसरा मास मैत्रेय मास होगा। 7 शेष 16 हो तो 10वां मास मैत्रेय मास होगा। 8 अन्य कोई भी शेष हो तो उस संवत्सर में मैत्रेय मास नहीं होगा। चलने वाले संवत्सर के अंतिम 1 अंक 0 या 5 हो तो यह संवत्सर अशोक संवत्सर होगा। चलने वाले संवत्सर के अंतिम 2 अंक 00 हो तो यह संवत्सर अंतिम अंक 0 होते हुए भी अशोक संवत्सर नहीं होगा। चलने वाले संवत्सर के अंतिम 3 अंक 200, 400, 600 या 800 हो तो यह संवत्सर अंतिम 2 अंक 00 होते हुए भी अशोक संवत्सर होगा। अर्थात अंतिम 3 अंक 000, 100, 300, 500, 700, 900 हो तो यह संवत्सर अशोक संवत्सर नहीं होगा। अशोक संवत्सर में चैत्र मास में 29 की बजाय 30 दिन होंगे। बोधि संवत्सर आरंभ दिवस से किसी भी दिन तक कुल दिनों के गणन संख्या को बोधि दिनांक कहेंगे। बोधि दिनांक यह संकल्पना जागतिक सामयिक कालगणन में जूलियन दिन अंक जैसी है। जूलियन दिन अंक 1 जनवरी 4713 ईसा पूर्व से इच्छित ईसाई दिनांक तक कुल दिनों की गिनती है। बोधि दिनांक 18 अप्रैल 516 ईसा पूर्व से इच्छित दिन तक कुल दिनों की गिनती है। किसी भी बोधि संवत्सर में किसी भी तिथि की बोधि दिनांक संख्या हमारे लिए बहुत उपयुक्त होती है। किसी भी बोधि संवत्सर तिथि के सप्ताह दिवस, वार का पता करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। किसी भी सामान्य संवत्सर में 354 दिन होते हैं। सामान्य अशोक संवत्सर में 355 दिन होते हैं। संवत्सर में मैत्रेय मास हो तो उस संवत्सर में 384 दिन होते हैं। अशोक संवत्सर में मैत्रेय मास हो तो उस संवत्सर में 385 दिन होते हैं। यहां तक समझने पर भी ये कुछ कुछ जटिल लगता है, पर वास्तव में ये अल्पतम जटिल है। इसकी तुलना में भारत तथा जगत की अन्य चांद्र सौर कालगणन पद्धति अधिक जटिल है। अगर हम इस पद्धति के अनुसार जागतिक सामयिक कालगणन की किसी भी दिनांक को बोधि संवत्सर तिथि में परिवर्तित करने की विधि को समझेंगे और अभ्यास करेंगे तो ये विधि अत्यंत आसान महसूस होगी। इसके लिए आपको मेरी पुस्तक बोधि संवत्सर पढ़नी होगी।
पुस्तक पाने के लिए आप मुझे मेरी वेबसाइट https://piyadsassi.com के जरिए व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। नत्थि मे शरणम् अय्यम् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् होतु मे जयमङ्गलम् होतु मे जयमङ्गलम्।